हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो पिछली क्लास में हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली अपने टॉपिक चल रहा है। 7 शब्द हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज करना, सेल करना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स। इसी सीक्वेंस में आज हमारा अगला शब्द रहेगा प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस। आज हम खर्चों की बात करेंगे। एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने मार्केट में कपड़े की शॉप लगाई है। एक बार थोड़ा इमेजिन करके बताओ, आपकी उस कपड़े की दुकान में दिन प्रतिदिन रोज कौन कौन से खर्चे होते होंगे। जैसे कुछ खर्चों के उदाहरण दें। एक्सपेंसेस, आपको हर महीने या बार बार फ्रिक्वेंसी में उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर दुकान आपकी किराए पर है तो उसका किराया देना पड़ेगा। हर महीने लाइट का बिल भी आएगा। साफ सफाई का खर्चा, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पेट्रोल और डीजल का खर्चा। आपने अंदर स्टाफ रखा हुआ है तो स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप बिल वाउचर्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए स्टेशनरी का खर्च भी है। बोले तो ढेर सारे खर्चों के नाम आपको याद आएंगे। गाड़ी का पेट्रोल, डीजल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। कभी माल खरीदेंगे दिल्ली से तो उसको लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा। कभी आप माल खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले के यहाँ से अपने गोडाउन तक लाने के लिए मजदूरी, वेजेस भी आपको देनी पड़ेगी। बोले तो खर्चों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे खर्चे हैं। हमने यहाँ इन आयगत खर्चों को 2 भागों में बांट दिया है। एक का नाम तो रहेगा प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक हम थोड़ी देर बाद अभी पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्चे, नाम तो समझ में आता है, एक्सपेंस, व्यय। दिन प्रतिदिन जो भी आप पेमेंट करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं, व्यय है। बट किस खर्चे को प्रत्यक्ष कहना है, किसको अप्रत्यक्ष कहना है, वो अपना समझने का पॉइंट है। खर्चों से तो आप समझ जाएंगे कि एक्सपेंस होते हैं, बट विच एक्सपेंस इज डायरेक्ट एंड विच इज इनडायरेक्ट, ये अपने को समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष व्यय की। प्रत्यक्ष व्यय की परिभाषा है ऐसे खर्च जो माल खरीदने से लेकर माल गोदाम में लाने तक से संबंधित हो। तथा साथ ही माल के निर्माण से संबंधित। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर आपको परिभाषा देनी है तो डायरेक्ट एक्सपेंस को आप इससे समझ पाएंगे ऐसे खर्चे जो माल खरीदने से लेकर माल को गोडाउन में लाने तक से संबंधित हो। इसको आप एक एग्जाम्पल से बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। आपने दिल्ली से माल खरीदा, कपड़े खरीदे दिल्ली से, तो सप्लायर के वहाँ से माल खरीदा और विजयनगर या अजमेर या जयपुर जहाँ भी आपका गोडाउन है वहाँ पर माल आया तो दिल्ली से लेकर के आपके गोडाउन तक इन बिटवीन, इस बीच में जो भी खर्चे हुए
उन सभी खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ पर नाम दिया गया है। ऐसे खर्चे जो कहाँ से कहाँ तक, माल खरीदने से लेकर के गोदाम में लाने तक का, इन बिटवीन जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को आप यहाँ किस नाम से जानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से। ये परिभाषा, ये शब्द वर्ड टू वर्ड आप ऐसे ही ध्यान दें। ऐसा खर्चा जो माल खरीदने से लेकर के माल गोडाउन में लाने तक से संबंधित है, ऐसे खर्चों को किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। वेजेस, मजदूरी, कैरियर्स इनवार्ड या कार्टेज भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आवक गाड़ी भाड़ा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम आपको आना जरूरी है। रेलवे फ्रेट, रेल भाड़ा, रॉयल्टी, रॉयल्टी को हिंदी में कहेंगे अधिकार शुल्क, वेजेस, कैरियर्स इनवार्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, चूंगी, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्सपेंस, निर्माण खर्च, और भी हैं, बट अभी हाल फिलहाल आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के इन वर्ड्स को, खर्चों को समझना है। परिभाषा क्या दी हमने, माल खरीदने से लेकर के माल कहाँ पर पहुँच जाए, गोडाउन में पहुँच जाए, इन बिटवीन जो भी खर्चा होगा, इन सभी खर्चों को यहाँ किस नाम से जानना है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी हम इन सभी खर्चों को वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टॉपिक ही क्या चल रहा है, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, और शब्दावली में हम हर एक वर्ड को समझेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स ही अगर अपने को नहीं आएंगे तो आगे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो हर एक वर्ड अपने को समझना जरूरी है। पहला, मजदूरी, वेजेस। अभी दिल्ली से मैंने माल खरीदा, जो सप्लायर है, जो पार्टी है जिससे मैंने माल खरीदा, अब वहां से उस माल को ट्रांसपोर्ट वाले तक ले जाना पड़ेगा। देन वो माल ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने गोडाउन में आएगा। सप्लायर की दुकान से या सप्लायर के गोदाम से ट्रांसपोर्ट तक माल किस में जाएगा, नेचुरली कोई ऑटो में या रिक्शा में या टेम्पो में, या हमाल नाम आपने सुना होगा, हमाल, हमाली करते हैं, वो माल अपने ठेले में या गाड़ी में डाल करके ट्रांसपोर्ट वाले तक छोड़ के आएगा। तो सप्लायर से ट्रांसपोर्ट के ऑफिस तक जो हमाली आपने दी, जो भाड़ा आपने दिया, उसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, मजदूरी, वेजेस। ठेला भाड़ा भी आपने नाम सुना होगा, इसको आप मजदूरी का नाम दे सकते हैं। बताओ ये खर्चा माल खरीदने से लेकर के माल गोडाउन में आया, इन बिटवीन, इसके बीच से रिलेटेड है कि नहीं? नेचुरली माल खरीद लिया, खरीद के फिर थैले में डाल करके ट्रांसपोर्ट ऑफिस लाए, वो भाड़ा, वो मजदूरी कहलाएगी। देन दूसरा नाम, कैरियर्स इनवार्ड या कार्टेज, आवक गाड़ी भाड़ा। अभी माल ट्रांसपोर्ट वाले के वहां से अपने विजयनगर ट्रांसपोर्ट तक या अजमेर ट्रांसपोर्ट तक माल आएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अपने यहाँ गोडाउन ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक ट्रक में माल आएगा या किसी भी साधन से माल आएगा, तो क्या ट्रक वाले को ट्रक का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा? नेचुरली
उसी भाड़े को, उसी अमाउंट को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आवक, आने वाला, कैरियज मतलब गाड़ी वाला। इसको आप कार्टेज का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक जो माल आया, उसके लिए जो चार्ज हमने पेमेंट किया, उसको क्या नाम से जानते हैं? आवक, गाड़ी भाड़ा। सिंपल सा समझ में भी आता है, गाड़ी भाड़ा, गाड़ी में माल आएगा, उसका जो भाड़ा आपको देना है, कैरियज इनवर्ड। आप चाहें तो ये माल रेलवे के थ्रू भी ला सकते हैं, तो रेल भाड़ा नाम हो जाएगा, रेलवे फ्रेट। रेलवे के थ्रू अगर आप वो माल परचेज करके लाए हैं तो रेल भाड़ा भी यहाँ पर नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑक्ट्रॉय, चुंगी। अभी मान लो ट्रांसपोर्ट से माल ट्रक के अंदर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस आ गया है। अब जैसे ही आपके सिटी के अंदर एंटर वो माल होगा, जैसे ही माल आपके सिटी में एंटर होगा, आपके शहर की सीमा में प्रवेश करेगा, तो पहले एक टैक्स लगा करता था जिसका नाम था चुंगी, ऑक्ट्रॉय। आजकल ये अपने यहाँ प्रचलन में नहीं है, बट फिर भी आपके बुक्स के अंदर कहीं कहीं ये नाम मिल जाता है। जैसे ही माल आपकी सिटी में, सीमा में एंटर हुआ, तो पहले एक टैक्स लगा करता था, कर लगा करता था, जिसका नाम क्या है? चुंगी। तो ये भी आपका एक खर्चा हुआ। बताओ, ये भी माल खरीदने से लेकर आपके गोडाउन में आया, इन बिटवीन इसके बीच का रिलेटेड है कि नहीं? नेक्स्ट, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। रॉयल्टी ये बिल्कुल नया नाम है, अधिकार शुल्क। रॉयल्टी लगती है नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका विदोहन, खनन होता है, तो उसके लिए सरकार को दी जाने वाली राशि, उसको यहाँ किस नाम से जानते हैं? अधिकार शुल्क। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि ये रॉयल्टी, अधिकार शुल्क क्या है। आपको मकान बनाना है या आपको आपके बिजनेस का बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए पत्थर और मिट्टी की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है। ये पत्थर कहाँ से आएंगे? नेचुरली पहाड़ों से पत्थर की कटिंग होती है, टुकड़े होते हैं, फिर वो ट्रक में या ट्रैक्टर में भर के फिर अपने पास आते हैं। मिट्टी कहाँ से आती है? नदियों से। क्या पत्थर आपको चाहिए तो पहाड़ से अपन खुद ही जा कर के तोड़ के लेकर के आ जाएं क्या? नहीं, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, वो अपना प्राकृतिक संसाधन है। और सरकार अगर प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग करें तो उसके लिए एक राशि चार्ज करती है, एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती है, जिसको यहाँ किस नाम से जाना जाता है? अधिकार शुल्क, रॉयल्टी के नाम से। ऐसे ही आपको मिट्टी की आवश्यकता है तो मिट्टी नदियों से आती है, वहाँ से आप लेकर के आएंगे तो वहाँ आपको रॉयल्टी के नाम से कुछ राशि देनी है। मिट्टी का पैसा तो लगेगा जो लगेगा, इसके अलावा सरकार को एक निश्चित धनराशि भी देनी होती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? अधिकार शुल्क, रॉयल्टी। एंड दैट इज ऑलवेज चार्ज्ड फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसको प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, यस, ये 5 जो खर्चे आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों खर्चे कौन से हैं? माल खरीदने से लेकर के माल गोडाउन में आया, इन बिटवीन, ऐसे सभी खर्चों को हमने क्या नाम दिया है? प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार वापस, मजदूरी, दिल्ली सप्लायर से ट्रांसपोर्ट के ऑफिस तक जो रास्ते का जो खर्चा लगा, हमाल को जो हमाली आपने दी, वो मजदूरी। देन वहाँ से अपने यहाँ गोडाउन में आने का ट्रक का भाड़ा, कैरियज इनवर्ड या कार्टेज कह दो। रेल से लेकर के आए तो रेल भाड़ा कह दो। और फिर जैसे ही सिटी में एंटर हुआ तो क्या लगा? ऑक्ट्रॉय, चुंगी। या माल ऐसा आपने खरीदा कि सरकार को अधिकार शुल्क भी देना पड़ा, तो दैट इज रॉयल्टी। तो ध्यान दें, प्रत्यक्ष व्यय में ऐसे खर्चे शामिल होंगे जो माल खरीदने से लेकर के माल गोडाउन में पहुंचने तक से संबंधित हो, माल लाने तक से संबंधित हो। इसके अलावा प्रत्यक्ष व्यय में इन खर्चों को भी शामिल किया जाता है जो किससे संबंधित हो? निर्माण से संबंधित हो। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड
विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ऐसे खर्चों को भी आप किस नाम से जानेंगे? प्रत्यक्ष व्यय। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए। बेटा ये सब शब्दावली है, शब्द सब नए हैं, इनको समझना ही है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, आप जूता या चप्पल बनाते हैं, शूज बनाते हैं, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी है। जूता या चप्पल किससे बनता है? लेदर से, चमड़े से। बहुत सारा मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड है, लेदर, पिन, सॉल, चिपकाने के लिए पेस्ट और कीले वगैरह, डिजाइन वगैरह, बहुत कुछ। ये सबको कहते हैं अपन रॉ मटेरियल। अगर आप कच्चे माल से कुछ पक्का माल बनाते हो, लेदर इज कच्चा माल, इससे आप शूज बनाते हैं, कच्चे माल से पक्का माल, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते हो, तो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, उन सब खर्चों को भी यहाँ प्रत्यक्ष व्यय का नाम दिया गया है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो माल के निर्माण से प्रत्यक्षतः संबंधित है। जैसे आप माल बनाएंगे तो निर्माण कहाँ होगा? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस निर्माण से संबंधित खर्च है। मैन्युफैक्चरिंग को भी हिंदी में कहते हैं निर्माण और प्रोडक्शन को भी हिंदी में कहते हैं निर्माण। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोलो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलो या फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलो, ऐसे खर्चे जो माल के निर्माण से संबंधित हो, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, उन खर्चों को भी यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम आज बात कर रहे हैं खर्चों की। आपके बिजनेस है, हमारा पिक्चर है कि हम बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन खर्चों को हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला खर्च हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी परिभाषा है ऐसे खर्च जो माल निर्माण खरीदने से लेकर के गोडाउन में पहुंचने तक से संबंधित हो और साथ ही माल के निर्माण से संबंधित हो। ये नाम, एग्जाम्पल आपको सबको याद करने हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये वर्ड आना जरूरी है विद स्पेलिंग, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो सारा वर्किंग इंग्लिश में ही होगा। तो ये इसलिए एक एक वर्ड आप बड़ा ध्यान से इसको कॉपी में लिखें। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी नेक्स्ट अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आठ पॉइंट हो गए हैं, ये 9वां पॉइंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी जो हमने खर्चों की बात करी, उनके अलावा जो भी खर्च है, उन सभी खर्चों को यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी खर्चे हैं जो दिन प्रतिदिन होते हैं, साल में कई बार होते हैं, ऐसे खर्चों को यहाँ पर क्या नाम दिया गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखते हैं अप्रत्यक्ष व्यय में आप खुद सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा खर्चा अप्रत्यक्ष रहेगा। दुकान है अपने कपड़े की, अब उस दुकान में देखो मजदूरी अपन ने दी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अपन ने दिया, सिटी में एंट्री के टाइम ऑक्ट्रॉय दिया, या रॉयल्टी का अपन ने पेमेंट किया, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई खर्चे थे। इनके अलावा अब आप देखो अपनी दुकान में या अपने बिजनेस में और कौन कौन सा खर्चा होगा। अगर दुकान किराए की है तो उस दुकान का किराया, रेंट। अगर स्टाफ आपकी दुकान में काम करता है तो उसको क्या देना पड़ेगा? सैलरी, वेतन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब आप समझेंगे, बिल, वाउचर वगैरह, पेन, पेपर वगैरह, प्रिंटिंग, छपाई, बिल बुक वगैरह आपने प्रिंटिंग वगैरह करवाया हो तो।
postage and stamps, डाक व्यय, rent, salary, printing and stationery, postage and stamps, advertisement, विज्ञापन, रिफ्रेशमेंट, चाय नाश्ता, ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं हैं, उनके अलावा जो भी खर्च होगा उन सभी खर्चों को यहाँ पर क्या नाम से जानना है आपको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम। इनको एक बार आप समझ लें। रेंट, किराया, दुकान किराए की है तो स्टाफ कोई काम करता है तो उसको सैलरी देना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई का और स्टेशनरी का खर्चा। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, कभी कभी आपको कुछ कॉरियर वगैरह करना होता है, कॉरियर चार्ज, डाक का खर्चा, पोस्ट करने का खर्चा, कभी कोई पार्सल भेजना है, कभी कोई सैंपल भेजना है, या कभी कोई डाक वगैरह आपको भेजनी है, तो कॉरियर चार्ज जो आपका लगा उसको यहाँ किस नाम से जानना है? पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। यहाँ स्टेशनरी नाम है। अब स्टेशनरी एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, कॉपी, रजिस्टर, बोले तो अकाउंटिंग पर्पज से रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं वो सब आइटम को यहाँ पर स्टेशनरी का नाम दिया गया है। प्रिंटिंग में आपका बिल बुक वगैरह जो छपाने का खर्च है वो सारा खर्च इसमें है। पेट्रोल खर्च, गाड़ी में पेट्रोल भी आपको भराना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, नई दुकान खोली है, ग्राहकों को पता कैसे लगे इसके लिए आपको विज्ञापन भी करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चाय नाश्ता, दुकान खोल के सुबह सुबह साफ सफाई करके आप बैठेंगे तो चाय नाश्ता, या कोई कस्टमर आया तो उसको भी कभी कभी आपको चाय पिलानी होती है, तो चाय नाश्ते का खर्चा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे खर्चे आप व्यापार में दिन प्रतिदिन करेंगे। थोड़ा आप सोच सकते हैं, इमेजिन करो कि और क्या खर्चा होता होगा दुकान में। सोचें, कभी मोबाइल रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, टेलीफोन बिल, लाइट का बिल भी आता होगा, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, और आप गैस करें, इमेजिन करें कि और रेगुलरली आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं। खर्चे को XYZ किसी भी नाम से आप जानें, उन सभी खर्चों को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट नहीं है, इनके अलावा जो भी बचेगा उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा गया है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक वाले को टाइम टाइम पे आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा, ब्याज, तो वो भी आपके लिए क्या है? खर्चा है। जो ब्याज का आप भुगतान करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसे भी आपको यहां पर क्या नाम देना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपका साल भर अकाउंटिंग आप लोगों ने किया, अकाउंटिंग के बाद उसकी आपको ऑडिट करवानी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके लिए एक फीस चार्ज करता है, उसको हम यहां पर किस नाम से जानते हैं? ऑडिट फीस, अंकेक्षण शुल्क। और अंकेक्षण शुल्क बोले तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस आप देते हैं ऑडिट करने के लिए, अंकेक्षण करने के लिए, आपके बही खाता उनको जांच करने के लिए कि क्या आपने साल भर रिकॉर्ड सही रखा, कुछ कमियां गलतियां तो नहीं, उनको जांचने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप फीस देंगे उसे यहाँ क्या नाम से जानते हैं? ऑडिट फीस। बेटा ध्यान दें, अपने यहाँ टॉपिक ही क्या चल रहा है अभी, हर एक शब्द आपको अभी समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, बड़े आराम से हर एक वर्ड को आपको समझ के चलना है। अब ये बिल्कुल नया नाम है, ऑडिट फीस।
अब नाम आएगा ऑडिट फीस, बट आपको इनबिल्ट समझ में आना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो हम फीस देते हैं फॉर चेकिंग योर बुक्स, योर रिकॉर्ड्स, उस फीस को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? ऑडिट फीस। कभी कभी आप माल विदेशों में भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, नाम सुना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको देनी होती है, जिसको कस्टम्स ड्यूटी के नाम से अपन जानते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आपने दिया है, इसको हिंदी में कह सकते हैं निर्यात कर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री को माल बेचने के लिए जो आप खर्च करते हैं, टैक्स देते हैं, उसे यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी का नाम दिया गया है। कभी कभी आपके बिजनेस पर कोई केस कर देता है, कोर्ट केस नाम सुना होगा। कभी कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, किसी कस्टमर ने अपनी कंपनी पर कोई केस कर दिया हो, तो वकील को, लॉयर को एक फीस देनी होगी, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्च। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो भी खर्चे हैं, उन सब खर्चों को यहाँ हमने क्या नाम दिया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो माल खरीदने से लेकर के गोडाउन में आने तक से संबंधित, उन 5-7 नाम के अलावा जो भी खर्चे हैं, उन सबको यहाँ क्या नाम दिया है? इनडायरेक्ट। ये इन खर्चों की कोई लिमिट नहीं, और भी कोई खर्चा हो सकता है। ये जस्ट केवल एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सैंपल्स हैं। इनके नाम आपको आज याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यस, इसी सीक्वेंस में अब हमारा अगला पॉइंट होगा संपत्तियां, एसेट्स। अभी हमने बात किया डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम बात करेंगे संपत्तियां, एसेट्स। एसेट्स का मतलब वैसे तो आप सबको समझ में आ रहा है, संपत्ति आपकी जो जो भी प्रॉपर्टी है, जिस जिस पर भी आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार है, जिस जिस आइटम पर भी आपका राइट है, उन्हें यहाँ संपत्तियों का नाम दिया गया है। जैसे आप थोड़ा इमेजिन करके बताएं कि आपकी बिजनेस में क्या क्या एसेट्स आपकी है, किस किस पर आपका अधिकार है। इसकी अगर डेफिनेशन भी आप देना चाहें तो व्यापार से संबंधित वे सभी मदें जिन पर व्यापार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो, संपत्तियां कहलाती हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में जिस जिस भी आइटम पर अपना अधिकार है, अपना स्वामित्व है, उन सभी मदों को यहाँ पर किस नाम से जाना गया है? संपत्तियां। जिस जिस पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो या स्वामित्व, ऑनरशिप अपना है, जिस भी आइटम पे अपना स्वामित्व है, अपना मालिकाना हक है, अपना अधिकार है, उन सभी मदों को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? संपत्तियां। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। अगर घर की बात करें तो पापा वगैरह के स्वामित्व में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर का मकान है, उसको आप प्रॉपर्टी, एसेट्स ही कहते हैं। 2, 3, 4, 5 आपने प्लॉट ले रखे हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी, एसेट्स ही है। बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह आपके पास है, गोल्ड, सिल्वर्स वगैरह, ये भी आपकी एसेट्स है, उस पर भी आपका अधिकार है। कैश पड़ा होगा अलमारी में, बहुत सारा पैसा, वो भी आपकी संपत्ति है।
फर्नीचर वगैरह होगा, टीवी, कूलर वगैरह, फ्रीज वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोफा, पलंग, बेड, वॉशिंग मशीन, ये सब पर भी आपका अधिकार है। किचन के अंदर बहुत सारा किराने का सामान पड़ा होगा, घी, शक्कर वगैरह, उस पर भी आपका अधिकार है, वो सब आपकी संपत्ति है। ऐसे ही अपने बिजनेस की बात करो, केवल बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित, डोमेस्टिक पर्पज वाला नहीं, केवल किससे संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित वे सभी मदे जिन पर अपने व्यापार का या स्वामी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसका मालिकाना हक हो। आपके कपड़े की दुकान, बताओ किन किन आइटम पर आपका यहाँ पर स्वामित्व है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि व भवन। जो दुकान आपकी है, बिल्डिंग या लैंड अपनी खुद की अगर है, खुद ने ही परचेज करी थी, तो ये आपकी क्या है, एसेट्स है, आपकी संपत्ति है। यस, प्लांट एंड मशीन, आपकी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारी मशीन्स वगैरह भी चलती है, तो अपना उस मशीन पर भी अधिकार है, उसको हम बेच सकते हैं और उससे पैसा ले सकते हैं। प्लांट एंड मशीन भी आपकी संपत्ति है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, जो फर्नीचर आपने आपके कपड़े की दुकान में लगाया चारों तरफ, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जो काउंटर आपके सामने है, वो भी आपकी संपत्ति है। कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर आपने रखा है हिसाब किताब के लिए, वो भी आपके एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट, जो ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एसी लगा हुआ है आपके ऑफिस में, या नोट गिनने की मशीन आपने लगा रखी है, या कंप्यूटर के साथ प्रिंटर आपने लगा रखा है, स्कैनर आपने लगा रखा है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट का नाम दिया है। इन पर भी अपना स्वामित्व है, मालिकाना हक है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट। इसके अलावा आपकी तिजोरी में जो कैश पड़ा है, नकद, रोकड़ा, वो भी अपना ही तो है, वो भी आपकी संपत्ति है। इसके अलावा दुकान में जो भी ये पड़ा है, स्टॉक, माल पड़ा है, कपड़े की दुकान में जितना भी कपड़ा पड़ा है, उस पर भी तो अपना अधिकार है, वो भी आपकी संपत्ति है, एसेट है। तो संपत्ति बड़े सिंपल से भाषा में ध्यान रखें, ये संपत्ति किससे संबंधित हो, व्यापार से संबंधित। मैंने आपको बताया, हमेशा माइंड में ये इमेज रखें कि हम व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं। घर पे रह के बात नहीं करें, आप एज ए बिजनेसमैन बात करेंगे। अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइटम है, जिस पर भी अपना स्वामित्व, मालिकाना हक है, उन सबको यहाँ क्या नाम दिया गया, संपत्ति। तिजोरी में पड़ा कैश, दुकान में पड़ा माल, ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्री में जो भी मशीन्स लगी है, ये लैंड बिल्डिंग, जो भी कंप्यूटर है, फर्नीचर है, लैपटॉप्स हैं, जो भी आइटम है। तो आई थिंक कि संपत्ति शब्द आपको समझ में आया होगा। व्यापार से संबंधित जिस पर भी अपना अधिकार है, जिससे हम बेच करके कुछ पैसा वसूल कर सकें, उन्हें संपत्ति नाम दिया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यस, अभी यही संपत्तियों वाला पॉइंट कंटिन्यू रहेगा। ये पॉइंट थोड़ा ब्रॉड है। संपत्तियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, तो अभी हम इसी में ही पॉइंट पढ़ेंगे, संपत्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेट्स। इसमें सबसे पहला आएगा स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स। स्थायी संपत्तियां, इसकी परिभाषा है
ऐसी संपत्तियां जो दिन प्रतिदिन परिवर्तित नहीं होती, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। बोले तो केवल वो एसेट्स आपको अब बतानी है जो रोज रोज चेंज नहीं होती, डेली उनमें फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव नहीं आते, जिनको साल 2 साल में कभी 1-2 बार खरीदा बेचा जाता है या अनेक सालों तक वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अभी हमने जस्ट पहले संपत्तियां बात करी थी, बहुत सारी संपत्तियां थी। अब उन्हीं में से आप सर्च करके बताओ कि ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जो परिवर्तित नहीं होती, रोज रोज चेंज नहीं होती। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। क्या आप लैंड एंड बिल्डिंग को रोज रोज खरीदते बेचते हो? क्या दुकान में बैठो, बिजनेस की बात करो, क्या बिजनेस में हम रोज बिल्डिंग नई खरीदी पुरानी बेची, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका एसेट्स है, दैट इज फिक्स इन नेचर, वो स्थायी है, फिक्स, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स है, ये रोज रोज चेंज नहीं होगी। ऐसे ही अंदर फैक्ट्री में जो ये लगे हुए हैं, प्लांट एंड मशीन, जो कंप्यूटर्स आपके पास लगे हैं, ये भी रोज रोज चेंज नहीं होते। फर्नीचर, ये भी रोज रोज चेंज नहीं होता। और कोई मोटर व्हीकल है, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक या टेम्पो, जो भी है, तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी संपत्तियां जो रोज रोज चेंज नहीं होती, दिन प्रतिदिन जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें स्थायी संपत्तियां कहा जाता है। लैंड बिल्डिंग एक ही बार आएगी, प्लांट मशीन ये कभी चेंज होती है तो 5-6 सालों में एक आध बार चेंज हो सकता है। कंप्यूटर भी कम से कम 2-3-4 साल तो चलते ही हैं। फर्नीचर भी 5-7-10 साल के लिए काम करता है। मोटर व्हीकल भी लगभग 8-10 साल काम करती है। तो ऐसी संपत्ति जो साल में परिवर्तित नहीं होती, विद इन 1 ईयर, दैट इज यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनको 1 साल से अधिक वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, उसे हम कौन सी संपत्ति के नाम से जानते हैं? स्थायी संपत्ति। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यस, नेक्स्ट संपत्तियों का प्रकार आएगा चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। इसका बिल्कुल रिवर्स। चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो वर्ष में अनेक बार परिवर्तित हो। चालू संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जो वर्ष में अनेक बार परिवर्तित हो, साल में कितनी ही बार चेंज हो जाएगी, यहां तक कि दिन में भी कितनी ही बार चेंज हो जाए, ऐसी संपत्तियों को हम चालू संपत्तियां कहते हैं। जैसे अपने व्यापार में पता लगाओ किस पे अपना अधिकार है और वो रोज कम ज्यादा होता रहता है। जैसे कैश बैलेंस जो आपके पास तिजोरी में या गल्ले में पड़ा है, कम ज्यादा होता है, कभी कैश आया कभी गया, कम ज्यादा मूवमेंट होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। कैश। स्टॉक, जो दुकान में माल पड़ा है, जींस, टी शर्ट, कपड़े की दुकान है, कभी जींस बेची तो कम हो जाएगा, कभी परचेज किया तो बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस, अगर बैंक बैलेंस प्लस में है तो कम ज्यादा होता रहेगा, वो भी अपना संपत्ति है, अधिकार है। डेटर्स, देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल। ये 3 नाम तो आपको समझ में आ रहे हैं, कैश, स्टॉक और बैंक बैलेंस। ये रोज चेंज होते रहते हैं। अभी 2 शब्द और हैं, देनदार, डेटर्स, और एक प्राप्य बिल।
अभी नेक्स्ट अपना जो शब्दावली में पॉइंट आने वाला है वो डेटर्स ही होगा, तो इसको अपन वहाँ समझेंगे। प्राप्य बिल, अभी इसको शॉर्ट में एक लाइन में आप समझ सकते हैं, जिस भी बिल का पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल प्राप्त होना बाकी है, जो बिल आपने ड्रॉ किया था उसका अमाउंट मैच्योरिटी डेट पर आपको रिसीव होना बाकी है। डेटर्स, देनदार, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आपने उधार माल बेचा था और उन कस्टमर से पैसा प्राप्त होना अभी बाकी है, तो उन कस्टमर्स को यहाँ पर हम डेटर्स का नाम देते हैं। और भी कुछ नाम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय। तो ये इनको जब पॉइंट आएगा तब हम और अच्छे से समझेंगे। आप इन करंट एसेट्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स का कि कोई 2 चालू संपत्तियों के उदाहरण दीजिए, तो 2 चालू संपत्तियां आपको इनमें से लिखनी है। क्वेश्चन आए कि कोई 2-3 स्थायी संपत्तियों के उदाहरण दीजिए, तो स्थायी संपत्तियों का उदाहरण देना है। या 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में क्या अंतर है, तो ये तो संपत्तियां दिन प्रतिदिन परिवर्तित नहीं होती और ये साल में अनेक बार परिवर्तित होती है, ये इसका अंतर है। इसके एग्जाम्पल्स अलग हैं और इसके एग्जाम्पल्स अलग हैं, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। यस, संपत्तियों के प्रकार में अब नेक्स्ट 2 प्रकार और आ रहे हैं। अभी हमने बात करी थी स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, अभी हम बात करेंगे दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। नाम से ही पता लग रहा है, दृश्य संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिन्हें बाहरी आंखों से देखा जा सके, दृश्य संपत्तियां कहलाती है, जो दिखती है, आपको नजर आती है। बताओ ना, ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो आपको नजर आती है? लैंड एंड बिल्डिंग, वो सभी संपत्तियां जो अपन ने अभी तक बात करी है सब नजर आती है। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, कैश बैलेंस भी नजर आता है, स्टॉक भी नजर आता है, कंप्यूटर्स भी नजर आते हैं, बिल्डिंग भी नजर आती है। ये सभी हमारी संपत्तियां जो आपको नजर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी आपको नजर आता है दैट इज योर टेंजिबल एसेट्स, जिस पर आपका अधिकार हो। अभी बात करेंगे अदृश्य संपत्तियां, इनटेंजिबल एसेट्स, जिन्हें बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति जिन्हें हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्या ऐसी भी कोई संपत्तियां होती हैं जो दिखती नहीं है बट अपनी है? बिल्कुल, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, गुडविल, ख्याति, पेटेंट, एकस्व, कॉपीराइट, कॉपीराइट का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। ये 4 संपत्तियां ऐसी है जो आपको नजर नहीं आती, केवल आप इसको महसूस कर सकते हैं। इनको बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, और ये आपकी एसेट्स हैं। इनको यहां किस नाम से जाना गया है? अदृश्य संपत्ति। चारों नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। गुडविल मतलब ख्याति, पेटेंट एकस्व, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वैसे धीरे धीरे आगे सब आप समझेंगे, बट एक बार के लिए इनको अभी अपन समझ लें। गुडविल, इसको एक एग्जाम्पल से आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। मार्केट में गणेश क्रॉकरी की दुकान है, कितना प्रॉफिट कमाता होगा वो?
क्रॉकरी शॉप है उसका, बहुत बड़ी शॉप है, कस्टमर्स की तो लाइन उसके लगी रहती है, कस्टमर्स को रात को भगा के दुकान बंद करनी होती है, कस्टमर्स आते ही रहते हैं, दुकान खोलते ही कस्टमर आ गए, ढेर सारा वो प्रॉफिट कमाता है। ऐसा क्यों? हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे मन में इच्छा हुई कि हम गणेश क्रॉकरी की शॉप को खरीद लें, बहुत पैसा है, खरीद लें, मन में इच्छा है, हो सकती है। हम गए उसके पास, उसको कहा कि क्या आप आपकी शॉप बेचते हो क्या? उसने कहा हाँ दे देंगे, बोलो कितना पैसा लोगे। कैलकुलेशन करी, उसने बताया कि 5 करोड़ की तो हमारी बिल्डिंग है, जगह भूमि भवन, 5 करोड़ का हमने इसमें माल भर रखा है और हमारी संपत्तियां हैं, टोटल 10 करोड़ हमारा इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन है, लेना है दे देंगे। बट वो 10 करोड़ के 25 करोड़ रुपए आपसे मांगता है, वो कहता है कि 25 करोड़ आप दो तो हमारी बिजनेस आपका, बताओ आप क्या इस बिजनेस को खरीदेंगे? सर कैसे खरीदेंगे, 10 करोड़ के 25 करोड़ मांग रहा है वो, साला सब्जी मंडी में 10 रुपए के 12 रुपए नहीं दे पाते, यहाँ 10 करोड़ के 25 करोड़ कैसे देंगे? बट हम खरीद लेंगे। इसके पीछे रीजन है, 5 करोड़ का लैंड बिल्डिंग, 5 करोड़ का स्टॉक, और वो 15 करोड़ रुपए जो मांग रहा है वो अपनी गुडविल के मांग रहा है, अपनी ख्याति के मांग रहा है। वो कहता है कि मैंने जो 50 साल आज इस बिजनेस को स्टैंड करने में, खड़ा करने में लगाया, आज जो ये कस्टमर्स की लाइन आपको नजर आ रही है, ये मेरी मेहनत का परिणाम है। अगर मान लो आप खुद अगर ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करके नई दुकान आप खरीदो, नई बिल्डिंग आप लगाओ, नया माल भर के आप बिजनेस शुरू करो, तो क्या इतना प्रॉफिट कमा पाओगे जितना गणेश क्रॉकरी वाला कमा रहा है? 1-2 महीने तक तो एक ही कस्टमर नहीं चढ़ेगा, आपको आपका बिजनेस जमाने में बहुत समय लगेगा, आपको अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। उसका लोगों को विश्वास है, क्वालिटी अच्छी देता है, रेट भी वाजिब लगाता है, रिप्लेसमेंट भी टाइम पे करता है। अब आपको ये इमेज बनाने में अभी समय लगेगा। आपके यहाँ कस्टमर आएंगे 1-2 और यहाँ कस्टमर की लगी रहती है लाइन। आपका प्रॉफिट की जगह आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी अमाउंट में आपको प्रॉफिट होगा। तो ये 15 करोड़ रुपए अपनी गुडविल के मांग रहा है, रेपुटेशन के मांग रहा है। आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग बहुत जगह है, लेकिन आप डैशिंग क्लासेस पर ही आए, क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल है, रेपुटेशन। तो आई थिंक ये ख्याति शब्द आपको समझ में आया। गुडविल ये आपको नजर नहीं आती, आप केवल क्या कर सकते हैं, इसको महसूस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी नेक्स्ट वर्ड आता है पेटेंट, एकस्व। पेटेंट होता है जनरली टेक्नोलॉजी का। अभी सैमसंग कंपनी नाम आपने सुना है, वर्लपूल नाम आपने सुना है, पैनासोनिक नाम आपने सुना है। सैमसंग कंपनी वाला एसी बनाता है, तो उसने एसी बनाने में जो टेक्नोलॉजी काम मिली है, उस टेक्नोलॉजी का उसने पेटेंट करवा रखा है। ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, ताकि अन्य कोई दूसरी कंपनी वाला इसकी टेक्नोलॉजी को काम में नहीं ले सके। इसी टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रेशन को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं? पेटेंट, एकस्व। इसको सिंपल सी भाषा में पट्टा भी कह सकते हैं अपन। जैसे मान लो आप लोग अभी चेयर्स पर बैठे हैं, इस सीट पर रोज मोहन आकर के बैठता है, रोज। एक दिन दिनेश जल्दी आ गया और दिनेश इस सीट पे आकर के बैठ गया। मोहन थोड़ा लेट आया तो वो आके इससे लड़ने लगा, उठ यहां से, ये सीट तो मेरी है। दिनेश ने क्या कहा कि मोहन यहां से उठ जा, ये सीट तो मेरी है। तभी मोहन ने कहा, तूने क्या पट्टा ले रखा है क्या इस सीट का? नहीं उठता मैं, जा। बताओ, उसने कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्या? सीट को खरीद लिया क्या? वही दिनेश ही यहां पर बैठेगा? नहीं। तो पट्टा ले रखा है क्या? पेटेंट करवा रखा है क्या? तूने इस सीट को पेटेंट करवाया है, पट्टा लिया है। यस,
पेटेंट का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी अधिकार को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? पेटेंट। कभी आप ये टेक्नोलॉजी बेच दोगे ना, सैमसंग की जो एसी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो कभी सेल करोगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। किसी को उपयोग करने का अधिकार भी देंगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। इसलिए यह भी एक संपत्ति है, इसको बाहरी आंखों से देखा नहीं जाता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही कॉपीराइट। अभी कोई पिक्चर वगैरह बनती है, बाहुबली पिक्चर पहले सबसे पहले सिनेमा हॉल में आती है, फिर बाद में उसकी शायद डुप्लीकेसी स्टार्ट हो जाती है, उसकी कॉपी डुप्लीकेट कॉपियां बन के मार्केट में आती है, वो सब गलत है। अगर बाहुबली पिक्चर वाले ने उस पिक्चर का कॉपीराइट करवा रखा है, कॉपीराइट भी एक तरह का अधिकार है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता। अगर कंपनी ने किसी और को कॉपीराइट का अधिकार दिया तो उसको कुछ राशि प्राप्त होगी, इसलिए इसको यहां पर किस नाम से जाना गया है? संपत्ति। अगर किसी ने डुप्लीकेट बनाई तो उसके खिलाफ बाहुबली पिक्चर वाला कोई कोर्ट केस कर सकता है और जुर्माना भी लगवा सकता है। तो कॉपीराइट का मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाने से रोकने का अधिकार। अगर आपने कॉपीराइट नहीं करवा रखा है तो कोई भी डुप्लीकेट कॉपियां बना करके मार्केट में चला सकता है। और लास्ट, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह को आप सिंपल सा अपने लोगों के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे होंडा कंपनी का एच स्टाइल में लोगो है, सैमसंग वाले का गोल राउंड शेप में सैमसंग स्टाइल में उसका लोगो है। ऐसे ही एलजी वाले का लोगो आपने देखा होगा, उसी को मोनोग्राम को लोगो को अगर रजिस्टर्ड हमने करवा लिया तो उसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? व्यापार चिन्ह। तो ये 4 तरह की आपके लिए अदृश्य संपत्तियां। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। संपत्तियां ये भी बहुत तरह की, स्थायी संपत्तियां जो रोज रोज चेंज नहीं होती, चालू संपत्तियां जो वर्ष में अनेकों बार परिवर्तित होती है, दृश्य संपत्तियां जिन्हें हम बाहरी आंखों से देख सकें, अदृश्य संपत्तियां जिनको देखा नहीं केवल महसूस किया जाता है। ये नाम आप थोड़ा ध्यान रखें, अभी ये नाम आपको केवल याद करने हैं, ये जब आएंगे तब और अपन अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्हीं 2 अदृश्य संपत्तियों के नाम लिखिए। दृश्य तो आपको याद रहेगा, दिखने वाली लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, दिखने वाली तो आपको याद रहेगी। नहीं दिखने वाली, इनको थोड़ा आप फोकस करें। इनके 2-3 नाम या चारों ही नाम आप याद रखें, अच्छा रहेगा। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। मैंने आपको बताया हम रोज बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये अभी ABCD चल रही है, टर्मिनोलॉजी चल रहा है, शब्दावली चल रहा है, और ये शब्द ABCD ही समझ में नहीं आएगा तो आगे हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल क्लास में देखेंगे।